प्रणाम मित्रों। अभी होली का माहौल है और हर जगह बड़ी मस्ती सी व्याप्त है। आज मैं आपके सामने हमारे शहर बीकानेर की होली और ओशो का सक्रिय ध्यान और अन्य प्रयोग की क्या एक समानता समरूपता है, उसके बारे में बात करूंगा। मैंने एक गीत सुना इसी शहर में, ओ रुत आई रे पपैया थारे बोलन री रे, रुत आई रे, रुत आई रे पपैया थारे बोलन री रे, रुत आई रे। और इसके साथ चंग बजते हैं। बहुत मधुर संगीत में ये गीत गाया जाता है और इसके साथ चंग बजता है और इतनी मस्ती इसमें आती है, आनंद आता है कि दिल नाचने को करने लगता है। पूरे बीकानेर में अभी कुछ ऐसा ही माहौल है और इस शहर में जब से होली के 8 दिन पूर्व, जब से होलाष्टक लगता है, और वैसे तो उससे भी कई दिन पहले से ये माहौल बनना शुरू हो जाता है होली का, लेकिन होलाष्टक के वक्त जब से शुरू होता है इस शहर में गली गली मोहल्ले मोहल्लों में बहुत तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। एक मस्ती सी छाई हुई रहती है, एक आनंद सा व्याप्त होता है और इतने लोग मस्त हुए होते हैं, इतने लोग मस्त हुए रहते हैं कि उनको देख करके लगता है कि जैसे ये शहर पूरा पियक्कड़ों का शहर हो गया, मस्तों का शहर हो गया, मस्तानों का शहर हो गया। हर जगह चंग की थाप सुनाई देती है। नाचते हुए लोग, आनंद लेते हुए लोग, चिल्लाते हुए लोग, हंसते हुए लोग, चीखते हुए लोग, क्या पता क्या क्या अजीब अजीब तरह की चीजें यहाँ करते रहते हैं लोग और होली का पूरा आनंद लेते हैं। कोई अपनी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कोई सांग बन जाएगा, तरह तरह की वेशभूषा, विचित्र भूषा में भी लोग दिखाई देंगे, अलग अलग तरह की वेशभूषाओं में लोग दिखाई देंगे। मतलब एक तरह से सारी तरह की, ना किसी तरह की कोई मर्यादा का डर, ना किसी तरह के कोई नैतिक मूल्यों का डर। कुछ इन दिनों में, 8-7 दिनों में ये सब चीज़ें यहाँ एक तरह से भुला दी जाती हैं और एक पूरी के पूरा माहौल पूरा मस्ती में हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे आदमी अपने पीछे की ओर लौट रहा है, पुनः उस पीछे की ओर लौट रहा है जहाँ से आदमी की मूल शुरुआत हुई थी। उस जगह से व्यक्ति लौटा हुआ लगता है। और जब हम कहते हैं कि भी एक सभ्य समाज किस तरह का होना चाहिए, जो नैतिकता हमें बचपन से सिखाई जाती है, उस सारी नैतिकता के जो दबाव है, जो नैतिकता का बोझ है, उस बोझ से हम ये 8-7 दिनों में एकदम से मुक्त होकर के होली का आनंद लेते हैं। तो बीकानेर की होली जो है वो अपने आप में बहुत ही अनूठी और
बड़ी मस्ती भरी होती है। यहाँ कुछ शहर के अंदर जो शहरी इलाका है, जो बीकानेर का पुराना इलाका है, 2 पार्ट में बीकानेर बसा हुआ है। एक पार्ट, एक कोई गेट है, कोट गेट, उसके अंदर का पार्ट है, वो शहरी इलाका माना जाता है, जो पुराना बीकानेर है। और एक पार्ट है जो उसके बाहर बसा हुआ है, जो बाहरी इलाका माना जाता है, जो नया बीकानेर है। वो बाद में बसा और वो पहले बसा हुआ है। तो होली की जो असली मस्ती है, होली का जो असली आनंद है, होली का जो असली सौंदर्य है, जो असली अद्भुतता है, वो यदि अगर आप देखना चाहें तो शहर के अंदर के इलाकों में जो होली मनाई जाती है, वहाँ इस अद्भुतता को, इस सौंदर्य को, इस आनंद को, इस मस्ती को आप महसूस कर सकते हैं। मेरा बचपन से इस शहर में, बचपन से ही रहा हूँ, जीवन बीतता है, और होली का जो यहाँ का माहौल होता है उसके प्रति सदा मेरी एक उत्सुकता रही। गली गली मैंने पहले जब इसके बारे में जानने की कोशिश की, हम खूब घूमते थे, बहुत जगह जाते थे और होली की मस्ती देखते थे। कुछ चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था। इस शहर की बहुत अनोखी चीज़ें थी, इस पर विश्वास नहीं होता था। मस्ती तो पूरे भारत में ही चलती है, जगह जगह अलग अलग ढंग से होली मनाई जाती है। यहाँ क्या है कि कुछ चीज़ें बड़ी अनूठी हैं। एक तो यहाँ होली के समय पूर्णतः आदमी, जो जैसा व्यक्ति होना चाहिए मूलतः, वैसा वो हो जाता है। वो अपने आप की जो अपनी पहचान है, जो उसकी सभ्यता के कारण एक पहचान बन गई, एक मुखौटा बन गया, उस मुखौटे को वो होली के दिनों में लगभग त्याग देता है, अपने को भूल जाता है। और रियल में जो आदमी होता है वैसा आदमी यहाँ देखने को मिलता है। बड़ा सहज, एकदम सहज हो जाते हैं यहाँ लोग होली के टाइम। ये यहाँ की आबो हवा की मुझे लगता है विशेषता है कि यहाँ सहजता सामान्यतया देखने को मिलती है। यहाँ का व्यक्ति वैसे भी सहज है। आप अगर वर्ष भर भी यहाँ देखें, अवलोकन करें, तो यहाँ का व्यक्ति बाहरी जो दौड़ भाग की दुनिया है, जहाँ व्यक्ति आर्टिफिशियल हो गया है, एक तरह से बनावटी हो गया है, यहाँ का व्यक्ति वैसे सामान्यतया मैंने देखा है कि यहाँ का व्यक्ति सहज है। और उस सहजता जो है वो शहर के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी बजाय शहर के बाहरी इलाकों में। तो ये इस शहर की विशेषता है। तो होली की फिर जब मैं बात कर रहा हूँ, होली यहाँ बड़ी मस्ती से मनाई जाती है, बड़ा आनंद से मनाई जाती है, बड़े उल्लास से मनाई जाती है। एक यहाँ जो मैंने देखा कि यहाँ मन के अंदर जितने भी भाव दबे हुए हैं, मन के अंदर जितने भी हमारे भाव इस सभ्यता और संस्कृति के कारण जो बनावटीपन है हमारा, उसके कारण जो मन के भीतर जो भी हमारे भाव दब जाते हैं, मैंने ही देखा कि इस शहर में होली के समय उन भावों को बड़ी पूर्णता से और पूरे जोश से उन भावों को हर व्यक्ति बाहर निकालता है। मतलब जो मन में आता है, जो आपके भीतर दबा पड़ा है, उसको वह पूरे जोश के साथ और बड़ा खुलेपन में, पूरे खुलेपन में वो उन भावों को बाहर निकालता है। अब जैसे मैंने देखा कि हमारे बहुत से भाव हमारे अंदर सभ्यता के कारण दब जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हम कुछ कह नहीं पाते हैं। तो होली के अवसर पर यहाँ सामान्यतया ऐसे भावों को हर व्यक्ति अब बोल करके, चिल्ला करके, चीख करके, हंस करके, रोक करके, गाली निकाल करके उन भावों को स्वतः ही बाहर निकालता है। यह अद्भुत बात मैं बचपन से मेरी जिज्ञासा थी और मैं देखता था जिन चीज़ों को बड़ा हम
रोकते थे, समाज हमें रोकता था कि इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इस तरह की बातों को कहना नहीं चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हमारे भीतर भी मन के अंदर ही दब जाती थी। और जब होली के माहौल में मैं जाकर के शहर में देखता, तो जिस तरह से लोग अपने भावों को बड़ी सहजता से बाहर निकाल रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक बात होती, लेकिन एक सीखने को भी बहुत कुछ मिलता। अब जैसे मैंने देखा कि सामान्यतया ऐसी यहाँ लोग होली के दिन या होली से कुछ दिन पूर्व से ही कह सकते हैं कि गालियों का भी एक कार्यक्रम होता है, गालियाँ निकालने का भी ऐसा मतलब क्या है कि जगह जगह ऐसे होते हैं कार्यक्रम कि गालियाँ निकालने के लिए भी व्यक्ति थोड़ा स्वतंत्र होता है और वो सहजता से बहुत सी गालियाँ हैं जो वो अपने आप निकालता है। और व्यक्ति निकालता है वो तो ज़्यादा मतलब क्या है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं, कोई व्यक्ति के भीतर हो सकता है कि वो बाहर निकाल दे। सामाजिक रूप से भी देखा जाए तो इस तरह की जो हमारे भीतर की चीज़ों को बाहर निकालने का जो यहाँ एक प्रक्रिया है, उसको सामाजिक रूप से भी लोग विरोध नहीं करते हैं। यहाँ सामान्यतया मैंने देखा कि यहाँ लोगों को उस समय होली के दिन एक तरह से एक छूट सी होती है कि आप अपने मन की चीज़ें हैं वो सहजता से आप क्या है कि जो भी आपके भीतर की अभिव्यक्ति है उसको आप बाहर आने दीजिए। इस तरह की मेरे को लगता है कि बहुत पुरानी सामाजिक संस्कृति के हिसाब से कुछ छूट मिली हुई है कि उस समय लोग 7-8 दिन के लिए लोग किसी भी तरह का कोई बुरा नहीं मानते हैं और यह सब बड़ी सहजता से होता है। तो ये बड़ी मेरे लिए बहुत एक सीखने की बात थी इस शहर से कि इस शहर में जिस तरह से इन 8 दिनों में जिस तरह से व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, जिस तरह से व्यक्ति को छूट दी जाती है अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, वैसी छूट बहुत कम जगह देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ बड़ा मतलब क्या है कि इस चीज़ को स्वीकार किया जाता है, तो यह मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात मैं आगे कहना चाहूँगा कि जब ये ऐसा छूट मिलती है और इस तरह से कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इस तरह से पूरा माहौल बीकानेर में बनता है, तो एक और आश्चर्यजनक बात जो मैंने महसूस की, बड़ी जोरदार बात है इस संबंध में कि सामान्यतः क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे भीतर से हमें दबाई जाती हैं उन चीज़ों को हम पूरी तरह से निकाल नहीं पाते हैं अपने मन से। जैसे कुछ अश्लील गालियों को मैं कभी नहीं निकाल पाता। मान लो मेरे मन में भीतर से ये था कि ये चीज़ें गलत हैं, तो उनको हम सहजता से हम उन गालियों को नहीं निकाल सकते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है, हर मनुष्य के भीतर ऐसा होता है कि जो चीज़ उसके दबाई गई है उसको वो सहजता से नहीं निकाल पाता है। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें देखी जो अनोखी हैं कि यहाँ जब व्यक्ति इस तरह से बहुत मस्त होकर के अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है, मन से अपनी अभिव्यक्तियाँ करता है, तो उसके भीतर कोई बुरे भाव भीतर नहीं आते रहते हैं और बुरे भाव आते भी नहीं है। वो बड़े मस्ती से ये सब कर रहा है, मतलब उसको ऐसा, हमें ऐसा उनको देख करके फील नहीं होता है कि वह किसी कुंठाओं के कारण या किसी तरह से दमन के कारण या कोई अपनी मतलब क्या है कि इस तरह की भड़ास निकाल रहा है कि वो व्यक्ति हमें ठीक नहीं लगे। मतलब उनके हर शब्द में अगर कोई शब्द गाली का भी है तो भी उसके भीतर एक प्योरिटी आपको मिलेगी। ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसा सब वो बड़े निर्मल हृदय से, प्योर हृदय से ऐसा कर रहे हैं। मतलब उनके भीतर कोई इस तरह की कोई ज़्यादा कुंठाएं नहीं है, लेकिन वो प्योर तरीके से एक मस्ती के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मित्रों ये बड़ी मतलब क्या है कि जोरदार बात है और हमने ये महसूस भी किया है कि यदि हमारे भीतर कुंठा नहीं रहती है, दमन नहीं रहता है,
तो फिर हम कोई शब्द का इस्तेमाल करें तो उस शब्द में भी अश्लीलता नहीं रहती है। ये चीज़ मुझे विशेष बात समझने को मिली है कि यदि हमारे भीतर अश्लीलता नहीं है और यदि हम किसी अश्लील शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस शब्द की में अश्लीलता समाप्त हो जाती है, क्योंकि अश्लीलता हमारे भीतर है। हमारे बाहर शब्दों में अश्लीलता नहीं होती है, अश्लीलता हमारे भीतर होती है। तो जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती है होली में इनके, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो गीतों के माध्यम से और कई तरह के दोहों के माध्यम से खूब अपने मन की जो भी दमन होता है उनको मान लो निकालते हैं, मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे तैसे होली करीब आती है, हमने ये महसूस किया कि उनके भीतर से अश्लीलता किसी तरह की नहीं रहती है और उनके गानों में, उनके दोहों में, उनके गालियों में, सब में एक बड़ी मस्ती रहती है और एक प्योरिटी रहती है। तो ये इस शहर की मुझे बड़ी अजीब अच्छी विशेषता लगी कि यहाँ सारा खेल बड़ा प्रेम से होता है, बड़ा प्रेम से सारा माहौल बनता है और यहाँ शरारत भी उतनी ही होती है जितनी प्रेम से की जा सकती है। मतलब किसी व्यक्ति को अनावश्यक तंग नहीं किया जाता। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें, अब पता नहीं, अब माहौल आजकल कुछ बदल गए हैं। और ये मैं कुछ सालों पूर्व में ऐसे शहर में घूमता था तब मुझे ये चीज़ें महसूस होती थी, पता चलती थी। लेकिन आज के समय में अब कुछ भी, क्योंकि मेरे कई सालों से मेरा भी जाना शहरी इलाकों में नहीं हुआ है और होली में मैं प्राय आजकल ज़्यादातर घर पे ही रहता हूँ, तो इन कुछ सालों के लिए तो मैं अभी पूरी तरह से बात नहीं कह सकता। लेकिन पिछले कई सालों पहले जब मैंने ये चीज़ें महसूस की, जब मैं होली में शहरी इलाकों में घूमता था, उस समय जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, ऐसा माहौल देखा, तो मुझे यहाँ का माहौल बड़े ही अद्भुत और आश्चर्यजनक और बड़ा आनंददायक लगा कि यहाँ होली से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बीकानेर की जो होली है वो वैसे काफ़ी जगह प्रसिद्ध भी है, लोगों ने काफ़ी, यहाँ जैसे जयपुर वगैरह भी हम लोग जाते हैं और ऐसी बात करते हैं तो वो भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इस तरह की होली वहाँ मनाई जाती है। तो इस शहर की ये अनूठी देन है और होली यहाँ की एक अलग ही मस्ती भरी होती है। और उसका कारण जो मैं पाता हूँ कि यहाँ का जो शहर का व्यक्ति है वो अपने आप में थोड़ा सहज व्यक्ति है और सहज व्यक्ति जिस तरह की एक्टिविटी करता है उससे सहजता ही निकलती है। तो सहज एक्टिविटी का एक अपना आनंद है, अपना सौंदर्य है, अपनी मिठास है, तो यहाँ देखने को मिलती है। इतना माहौल ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी कोई लड़ाई हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ा कोई उपद्रव हो गया, कोई बहुत क्या है कि यहाँ कोई मामला गरम है, गंभीर है, ऐसा सब जब बाहर से कोई व्यक्ति आके अगर यहाँ सुनेगा, यहाँ के माहौल को देखेगा, तो वो ऐसा शुरुआत में फील करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो इन्वॉल्व होगा और वहाँ जाएगा और उनके साथ मिलकर के देखेगा, वहाँ जाकर के उस माहौल को थोड़ा और गहराई से निरीक्षण करेगा, तब पता चलेगा कि ये सारा माहौल अपने आप में स्वीकृत है। मतलब सभी लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है, लेकिन माहौल ऐसा बन रहा है जैसे बहुत ज़्यादा माहौल क्या है कि बड़ा शोरगुल का, गंभीर, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई खतरनाक माहौल हो गया, इतना शोरगुल होगा, रोड़ा होगा, खूब चिल्लाएंगे लोग, खूब शोरगुल करेंगे, सब चीज़ें होंगी। मैडम लिख रहे हैं, इंदु मेहता मैडम, अपने संस्मरणों की पूरी किताब लिख सकते हो आप चेतन असीम जी। धन्यवाद मैडम। ये तो जो लाइव का मज़ा है ना, वो लिखने का मज़ा नहीं है। लिखने की मैं कई बार कोशिश करता हूँ, लिखता भी हूँ, लेकिन मेरे अनुभव से मैंने पाया है कि जो एक बोलने का लाइव का मज़ा है वैसा आनंद लिखने में नहीं है, वो आनंद नहीं आता। लेकिन जब लिखने का मन होता है लिखता भी हूँ, और काफ़ी लोग पढ़ते भी होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह 5-6 बनाए हुए हैं मैंने अलग अलग तरह के, तो उसमें कई बार लिखता हूँ और फेसबुक पे भी लिखी हुई पोस्ट डालता हूँ।
तो जैसे भीतर भाव होते हैं वैसा अगर लिखने का भाव हुआ तो लिख लिया, बोलने का भाव हुआ बोल लिया, गाने का भाव गा लिया। थोड़ा बीकानेर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हमारी पीढ़ी को भी 300 साल हो गए हैं, 300-400 साल बीकानेर से जुड़े। तो बीकानेरियों का थोड़ा तो मेरे भी आए ही हैं गुण। तो ये सब जैसा भाव होता है वैसा जी लेता हूँ, ये थोड़ा बीकानेरियों का गुण है। तो बीकानेर वाले भी अंदर शहर के लोग ऐसे ही हैं, जैसा भाव होता है वैसा जी लेते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी उनकी प्लानिंग नहीं होती है, बहुत आगे तक का उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, जैसा मन में आया वैसा जी लिया। तो ये होली में बड़ा पूरी तरह से 100% ये चीज़ें देखने को मिलती है, जो यहाँ का सौंदर्य है, यहाँ का आनंद है। ये यहाँ के आदमी की एक तरह से पहचान है। होली यहाँ के आदमी की बहुत नज़दीक से पहचान है कि यहाँ का आदमी कैसा है। यदि यहाँ देखना चाहें हम तो यहाँ होली में आकर के, होली के कुछ दिनों पूर्व आकर के यहाँ के आदमी की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के समाज के बारे में आप यहाँ ज़्यादा जान सकते हैं होली के दिनों में बजाय अन्य दिनों के। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है वैसे वैसे हम क्या है कि होली की मस्ती को भूलने लगे। सभ्यता ने बहुत सी चीज़ों को, हमारे चीज़ों का दमन कर दिया, सभ्यता ने बहुत सी चीज़ों को मार दिया। तो आजकल बीकानेर में भी मैं देखता हूँ कि बहुत से परिवर्तन आए हैं और होली में भी वो चीज़ उतना खुलापन नहीं रहा जितना पहले कभी होता था कुछ वर्ष पूर्व तक। लेकिन चलो जो भी है, फिर भी आज तक की स्थिति तो ये है कि फिर भी हम यहाँ थोड़े बने हुए हैं और होली की उस मस्ती को आज भी हम जी रहे हैं। तो यहाँ के माहौल के साथ साथ अब मैं बात करूँगा, मैंने कई बार देखा कि जब मैं लगभग 94-95 में ओशो से जुड़ गया था और उससे पूर्व 90 के करीब में काफ़ी बीकानेर की होली का भी खूब आनंद लेता था और शहरों में जाकर के उसकी मस्ती को भी देखता था। और मुझे उस समय लगता था कि शहर के लोग इस तरह से होली मनाते तो हैं, उल जलूल बोल रहे हैं, आए जो बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे और आश्चर्य में डालती थी कि जैसे ही धुलंडी का दिन ख़त्म होता था, मान लो धुलंडी के दिन आपके 5-6 बज गए, इन्होंने खूब मस्ती से, मतलब इतना ज़्यादा मस्ती की है बीकानेर वालों ने, मान लो इतनी ज़्यादा मस्ती से सराबोर हो गया। 8-10 दिन तक ये कार्यक्रम चला उनके, एक दिन की होली नहीं होती यहाँ ये 8-10 दिन चलती है। तो 8-10 दिन इतने ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो गए और जो मन में आया इन्होंने, जिस तरह से मन में आया पूरा खुल कर के होली खेली, पूरे खुल कर के ये जिए उन 8 दिनों में। उसके बाद ये धुलंडी के जब 5-6 बज जाते हैं और जब ये सारे लोग अपना होली मना करके, शहर के लोग, और नहा धो करके एक राम राम सा करते हैं, सबको राम राम करते हैं। तो जब राम राम का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और उसका अगले दिन, एक दिन अगले दिन भी थोड़ा राम राम का ही रहता है, पूरा वो मस्ती सी की रहती है, यहाँ छुट्टी सा ही माहौल रहता है धुलंडी के अगले दिन भी, क्योंकि सब लोग राम राम करते हैं। राम राम का मतलब प्रणाम नमस्कार, होली का नमस्कार, शायद और शहरों में भी ऐसा ही होता होगा। तो उसके बाद धुलंडी के बाद यहाँ मैंने देखा कि आदमी एकदम शांत हो जाता है, उसके भीतर बहुत कमाल की शांति, कमाल की पीस उसके भीतर आपको दिखाई देगी, उस व्यक्ति के भीतर जिसने होली पूर्णता से खेली है 7-8 दिन तक। मतलब होली की जिस व्यक्ति ने पूरी मस्ती ली है, पूरा आनंद लिया है, खुलकर के होली को खेला है, उसके होली के बाद जो उसके भीतर जो शांति घटित होती है, हो सकता है वह व्यक्ति उसका कारण जानता हो या नहीं जानता हो, और मेरे ख्याल से अधिकांश लोग उसकी उस शांति का कारण नहीं जानते हैं, लेकिन वो उसको जीते हैं और उसमें वो दिखाई देती है। हम देखेंगे कि होली के बाद सामान्यतया हर व्यक्ति जिसने खूब होली खेली है उसके भीतर एक अलग ही शांति और एक मस्ती और एक शून्यता उसको महसूस होगी। तो ये चीज़ भी मैंने महसूस की कि भाई होली के बाद भी मैंने देखा शहर एकदम शांत हो जाता है, अगले दिन एकदम शांत हो जाता है। जैसे कुछ कल ऐसा बड़ा जो जितना शोरगुल था, जितना था, आज से सन्नाटा छा गया।
पूरी शांति। तो ये दो चीजें, एक तो होली की पूर्णता से पूरे जोश के साथ पूरे मन से खुल कर के होली खेलना यहाँ की विशेषता, और दूसरी विशेषता उसके बाद की शांति। तो ये मैंने 90 तक मैंने जब देखा, मैंने कहा ये लोग क्या करते हैं, इस तरह से गाली गलौज करना, पानी डालना, उसके भी पानी डालना और उसको भी भिगोना, कपड़े फाड़ना, जो भी होता है इतना सारा कुछ होता है, ये तो सभ्यता नहीं है, ये तो ठीक नहीं है बात, ये तो ऐसी होली होनी नहीं चाहिए। कई बार तो होली के प्रति नेगेटिविटी बन जाती थी कि होली त्योहार भी थोड़ा इस तरह का नहीं होना चाहिए, लोगों ने बदल दिया है, होली को क्रूप कर दिया है, होली तो बहुत अच्छा त्योहार है, इस तरह से बातें आती थी। भी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा होगा, लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग होली में बेवकूफ़ियाँ करते हैं। लेकिन जब मैं 93 में 94 में मैं ओशो से जुड़ गया, और ओशो से जुड़ने के बाद जब मैंने ओशो का एक ध्यान शिविर अटेंड किया, माहेश्वरी भवन में लगा था बीकानेर में ही, और उसमें जब ओशो के ध्यान शिविर में सुबह 6 बजे पहला एक प्रयोग होता है, और उसका नाम है सक्रिय ध्यान, और वो ओशो ने खुद ने बनाया है सक्रिय ध्यान का प्रयोग। वह प्रयोग मेरे लिए एक तरह से नई बात थी। उस प्रयोग में ओशो क्या कराते हैं, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जिससे आप बीकानेर की होली और ओशो के द्वारा दिए गए ध्यान प्रयोग, इनको हम जोड़ करके देखेंगे कि देखो बीकानेर की होली में भी बहुत सी चीज़ें वो थी जो ओशो ने अपने प्रयोगों में दी। तो ओशो ने सक्रिय ध्यान में बताया है कि उसमें ओशो बताते हैं, इससे पहले सक्रिय ध्यान और के बारे में बोलने से पहले ओशो कहते हैं कि आदमी ने अपनी सभ्यता के कारण, ये सभ्यता के कारण आदमी ने अपने अंदर बहुत सी चीज़ें दबा रखी हैं, बहुत सी चीज़ें दबा ली हैं। अब जैसे बचपन में कोई हमें डांटता है, अरे तू समझता ही नहीं है, तू एकदम बेकार लड़का है, बिल्कुल भी ना समझ है, मूर्ख है, उल्लू है। अब किसी ने कह दिया, हो सकता है हमारे पेरेंट्स ने कह दिया, किसी बड़े ने कह दिया, किसी ने भी कह दिया, मास्टर जी ने कह दिया, टीचर ने कह दिया। अब बच्चा उनके सामने बोल नहीं पाता है। मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत जगह हुआ है, मुझे पता है, बहुत सी जगह में जहाँ अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाया। छोटा बच्चा था, सभ्यता का मुखौटा था कि मुझे तो सभ्य होना है, बहुत अच्छा बच्चा बनना है। शुरू से घर पे परिवार में सबने अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा कर दिया मुझे। अब उस अच्छा बच्चे की मेरी इतनी अंदर मजबूत हो गई चीज़ कि मैं अब कहीं बुरा बनना चाहूँ तो भी नहीं बन सकूँ, कहीं गुस्सा करना चाहूँ तो वो अच्छा बच्चा बीच में आड़े आ जाए कि लो अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा तो ऐसा कर नहीं सकता, तो दबा लो बात को। कोई मूर्ख कह दे, कुछ भी कह दे, तो भाई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता क्योंकि अच्छा बच्चा हूँ। तो ये जो अच्छे बच्चे की इमेज मेरे घर वालों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने, किसी ने भी मेरे भीतर डाल दी, छोटे बचपन की बात है पता नहीं, तो वो इतनी मजबूत हो गई कि अब मैं अपने जो मन की बातें थी, वो मन की बातों को मैं खुल करके नहीं जी सकता था, क्योंकि वो अच्छा बच्चा गंदा बच्चा बन जाता। तो ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनकी जो इमेज बन जाती है, जो प्रतिष्ठा बन जाती है, उसके कारण वो अपनी भावों को निकाल नहीं सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते, बहुत कठिन होता है। तो कभी हम क्रोध को दबा लेते हैं, कभी हम लोभ को दबा लेते हैं, कभी हम कोई गाली निकालने का मन है किसी को तो वो नहीं निकाल सकते क्योंकि अच्छा बच्चा। मैंने जीवन में फिल्में नहीं देखी थी बहुत समय तक, बहुत बड़े होने तक, क्योंकि मुझे ये किसी ने बता दिया था कि फिल्में जो देखते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, खराब बच्चे होते हैं। तो मैं फिल्मों में नहीं जाता था, और फिल्मों की इच्छा होती थी कि यार फिल्में बहुत देखनी चाहिए, तो इच्छा होती थी। अब इच्छा होती तो क्या होता है कि जब रामायण नाम की फिल्म लगी तो वो देख ली, क्योंकि अब अच्छा बच्चा है तो रामायण नाम की फिल्म तो देख सकता है। उसमें तो घर वाले भी छूट दे देते, चलो बच्चा अच्छा है रामायण फिल्म देखने जा रहा है। और मान लो राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई तो वो देख ली, राजा हरिश्चंद्र फिल्म देख ली, या बाबा रामदेव जी की फिल्म आई तो रामदेव जी वाली फिल्म देख ली। तो ये फिल्में, ऐसे फिल्में देखता था। अब इच्छा तो होती थी सब तरह की फिल्में देखने की, लेकिन अंदर से मन क्या है कि मानता नहीं कि भाई लोग क्या समझेंगे, लोग क्या सोचेंगे।
तो लोग क्या सोचेंगे पीछे, एक अच्छे बनने के पीछे, कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये फिल्में भी नहीं देखता है, ये गाली भी नहीं निकालता है, ये क्या है कि किसी तरह की शरारत भी नहीं करता है, इतना अच्छा बच्चा है। उस अच्छे बच्चे के पीछे मैंने मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ों का दमन किया, अपने आप को रोका, और उस रोकने के कारण मैंने बाद में महसूस हुआ कि उस रोकने के कारण बहुत सी कुंठाएं भी जीवन में पैदा हुई। और वो कुंठाएं पैदा हुई उस वजह से होली का आकर्षण होता था कि भाई शहर के अंदर की जाके होली देखूं, तो लगता तो अच्छा था कि भाई ये देखो कितना खुल करके सब चीज़ें कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी मन कहता था कि नहीं, ये तो लोग ऐसे ही हैं, बेवकूफ़ हैं, अपने तो सही सभी लोग व्यक्ति हैं, ऐसे करके अपने आ जाते। जब त्रेण में चूर्ण में से ओशो से जुड़ा, तो ओशो ने पहली बार ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें स्पष्ट की कि जो हमारे बचपन से हम जो चीज़ों को दबा लेते हैं, वो चीज़ें हमारी ग्रंथियों की तरह जमा हो जाती हैं, हमारे अंदर ग्रंथियाँ बन जाती हैं उसकी। ये मानसिक होती हैं, ये आपको कहीं चीर फाड़ में दिखाई नहीं देंगी। हम शरीर को चीर फाड़ के देंगे ऐसी कोई ग्रंथि दिखाई नहीं देगी। लेकिन जितना हमारा दमन होता है, हम जितनी चीज़ों को रोकते हैं, हम ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ हम बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते हैं, हमें डांट पड़ जाती है, कोई डांट देता है तो हम उसको वापस नहीं कह सकते, बहुत सी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर जमा होने लगती हैं ग्रंथियों के रूप में, और वो धीरे धीरे कुंठाओं के रूप में हमारे भीतर जमा हो जाती है। अब ये पूरे जीवन में प्रक्रिया चलती है, ऐसा नहीं कि बचपन में ही चलेगी। फिर अगर आपने ये सभ्यता का आवरण अगर हमने बाहर नहीं निकाला, तो ये जीवन भर हमारे साथ चलेगा, चलता ही रहेगा। और वो कुंठाओं के कारण फिर क्या है कि ब्लड प्रेशर हो गए, फिर शुगर होगा, फिर कई तरह के मानसिक तनाव आएगा, अशांति आएगी, डिप्रेशन के रोग होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। वो सब उसी कारण है कि जो आपने दबा रखा है। तो त्रेण में चोण में मैं जब ओशो का हमने कैंप अटेंड किया, तब ओशो ने कहा कि इनको बाहर निकालो, ये सब चीज़ें आपने जो जमा कर रखी हैं ये बहुत खतरनाक हैं, ये तुम्हारे भीतर बहुत भयंकर तनाव से तुम्हें भर दिया गया है, और ये जब तक बाहर नहीं निकलेंगी तब तक तुम शांति का, शून्यता का, निर्विचार अवस्था का आनंद नहीं ले सकते। क्योंकि अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, इतना कचरा भरा हुआ है, आपने इतना बचपन से जिन 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 चीज़ों को दबाया है, रोका है, वो इतना कुछ भर गया है कि वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप निर्विचार अवस्था का, शून्य अवस्था का, मौन अवस्था का, मौन होंगे कैसे? जब इतना दमन है तो मौन कैसे होंगे? तो ओशो कहते हैं कि ये सब बाहर निकालो, जो भी करना है खुल करके, एकदम से। तो उस ध्यान प्रयोग में जो सक्रिय ध्यान का प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको, 10 मिनट तो सांस का प्रयोग था, जबरदस्त सांस लेने ले जाने का होता है, वो कभी आप देख सकते हैं, अभी संदर्भ नहीं है। दूसरा जो चरण है ओशो का 10 मिनट का होता है, उस 10 मिनट में ओशो के जितने साधक हैं उस ध्यान प्रयोग में जो शामिल हुए हैं, उनको पूर्णतया छूट होती है कि आप अपने जो भी भाव हैं, उन भावों को आप जो भी निकलता है उसको निकलने दो, पूरी तरह छूट होती है कि जो भी भाव आपके भीतर आता है उसको अपने भाव को बाहर निकालिए, फेंक दीजिए, अंदर मत रखिए। बस एक ही शर्त होती है उसमें कि किसी दूसरे व्यक्ति को आप किसी भी तरह से परेशान नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि कोई मुक्के चलाने का अगर मेरा मन में आ रही है तो मैं किसी को मुक्का मारना शुरू कर दूं, तो दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। हवा में मुक्के मारिए आप, यदि मुक्के मारने का शौक है तो आप हवा में मुक्के मारिए। ओशो कहते हैं इससे काम हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति जरूरी नहीं कि तुम्हें, अगर किसी पर क्रोध आ रहा है और उस व्यक्ति पर ही क्रोध करें, जरूरी नहीं है। आप अकेले बंद कमरे में उस क्रोध को निकालिए, और यदि मारने की इच्छा हो रही है तो आपका तकिया बहुत अच्छी चीज है कि उस तकिए को आप इतना मार दीजिए। तकिया एकदम संत है, तकिए से ज्यादा संत इस पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है, जो आपके कमरे में ही है। तो तकिए पर आप अपना क्रोध निकाल दीजिए, तकिया कुछ भी नहीं कहेगा। तकिया बहुत संत है, एकदम साधु पुरुष है, तो तकिया कुछ नहीं कहेगा।
और तकिया उल्टा आपको प्यार देगा। उसके बाद जब आप क्रोध निकालने के बाद तकिए का सिरहाना लेकर के सोएंगे तो तकिया आराम भी देगा। तो तकिए से ज्यादा संत पुरुष तो कुछ है नहीं। तो आप तकिए पर क्रोध निकाल दीजिए, हवा पर क्रोध निकाल दीजिए। उसको कहते हैं जो भी है, गाली आ रही है तो गाली निकाल दीजिए, चीखना आ रहा है तो चीखना निकाल दीजिए, रोना आ रहा है तो रोना निकाल दीजिए, हंसना आ रहा है तो हंस लीजिए। आप ये 10 मिनट ओशो के उस ध्यान प्रयोग में ऐसे होते हैं कि पूरा समूह, 100 व्यक्ति, 150 व्यक्ति, 200 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, जितने भी उस शिविर में होते हैं, वो सारे के सारे लोग अपने भीतर जो दमन है, जो भी दबा पड़ा है, उसको बाहर निकालते हैं। और मित्रों, इतना शक्तिशाली प्रयोग है, इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि उस 1 घंटे का प्रयोग होता है, आधे घंटे के बाद उसमें शून्य निर्विचार अवस्था में ले जाया जाता है। और जब ये चरण हम पूरा कर लेते हैं, तब से ही हमारे भीतर एक शांति, गहरी शांति हमारे भीतर उतरनी प्रारंभ हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और तब हम देख पाते हैं कि रियल में, वास्तव में शांति क्या है, निर्विचार क्या है, मौन क्या है। तो ये प्रयोग जब मैंने उस समय देखा, 94, 95, 93, 94 की बात होगी, तब मैंने देखा और करके देखा, तब मेरे को पता चला कि ये जो मेरे 23-24 साल का जीवन था, जो पूर्व में एक अच्छे बच्चे के रूप में, अच्छे व्यक्ति के रूप में जो जीवन जिया था, वो मेरे लिए भावी जीवन के लिए नरक बनने जा रहा था। वो अच्छा बच्चा मेरे जीवन में आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करने वाला था। ये सभ्य बच्चा जो था, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करने वाला था। तो इस अच्छे बच्चे और सभ्य व्यक्ति से जब मेरे जीवन में मुझे छुटकारा मिला, तब मुझे पता चला कि अच्छा और सभ्य होने से ज़्यादा श्रेष्ठ है सहज होना। सहजता की कीमत मुझे तब पता चली जब मैंने ओशो का इस सक्रिय ध्यान का प्रयोग करना प्रारंभ किया। और फिर इस ध्यान का इतनी मस्ती चढ़ी मित्रों, इतनी मस्ती आई कि फिर मैंने इसको बहुत रेगुलर किया, काफी समय तक इस प्रयोग को किया। और ये प्रयोग मेरे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि मैंने बता चुका हूं मैं आपको कि जो अच्छे बच्चे का जो एक मेरे भीतर लेबल लग गया था, मेरे अपने द्वारा ही लगाया गया था, उससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी था। तो इस प्रयोग को जब किया, सक्रिय ध्यान का प्रयोग, ये इस प्रयोग में ऐसा ही है कि ओशो कहते हैं कि जो मन में है जो चीजों को, उनको बाहर निकाल दीजिए, आप फेंक दीजिए, इसको अंदर मत रखिए। ये बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। और आज हम जो ये रोग देख रहे हैं जो व्यक्तियों के लगे हैं, हर व्यक्ति में से अधिकांश व्यक्ति, मान लो आप, अधिकांश व्यक्ति आजकल ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन और अलग अलग ढंग के मनोवैज्ञानिक रोग जो मानसिक है, उनसे ज़्यादा पीड़ित है। शारीरिक रोग व्यक्ति के ज़्यादा नहीं है। आज का रोग, हर व्यक्ति का रोग जो है वो मानसिक ज़्यादा है। आप देख लीजिए, ब्लड प्रेशर मानसिक से जुड़ा हुआ है रोग, शुगर आपके मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ रोग है, डिप्रेशन मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। और शोध तो यहाँ तक बताती है कि कैंसर भी जो रोग है वो भी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ। तो ऐसे बहुत से रोग जो आजकल चल रहे हैं वो ज्यादातर आप देख लीजिए कि मानसिक रोग हैं। और उसका कारण है कि जितनी हमने सभ्यता विकसित की है, जितनी सभ्यता विकसित हो रही है, उतना ही ज्यादा व्यक्ति अपने को दमन कर रहा है, अपना दमन कर रहा है, और उस वजह से ये रोग पैदा हो रहे हैं। तो ये जो प्रयोग, ओशो के प्रयोग बताया मैंने सक्रिय ध्यान का, इसमें आदमी एकदम रिलैक्स हो जाता है, एकदम निर्विचार हो जाता है, मौन हो जाता है, गहरी शांति में जाता है। और उसके बाद उसकी इच्छा नहीं रहती है। उसके बाद उसके ऐसा मन इतना खाली हो जाता है कि फिर फालतू शरारतें करने की, करतूतें करने की, उर्दंग करने की फिर इच्छा शेष नहीं रहती। और यही होता है होली के बाद, जो शहर की होली में जो पूर्णता से खेलता है, जो व्यक्ति पूर्णता से होली खेलता है, पूरा दिल खोल करके, मन खोल करके, पूरे मन के जोश के साथ जो भी है चीजों को निकाल देता है। और फिर मैंने देखा राम राम में जो स्थिति बनती है व्यक्ति की, वो वैसी ही स्थिति होती है
जो सक्रिय ध्यान के बाद ओशो के साधकों की होती है। तो ये अद्भुत चीज मैंने एक संयोग पाया कि बीकानेर की होली में जो जिस तरह का जो प्रक्रिया होती है, बीकानेर होली का 8 दिन है, वो ओशो के सक्रिय ध्यान का दूसरा चरण देख लीजिए और बीकानेर की होली देख लीजिए, ये लगभग एक सी बात लगती है। और ऐसे और भी थेरेपी हैं, ओशो ने बहुत थेरेपी दी है। एक ऐसा थेरेपी है जिसमें बच्चे जैसे हो जाना है, उसमें 1 घंटे तक पूरा बच्चा ही बन जाता है व्यक्ति। अब तकिया है तो तकिए से खेलो, बिस्तर है तो बिस्तर से खेलो, और भी कोई चीज है तो उससे खेलो, मतलब बच्चों की तरह हो जाओ। पूरा 1 घंटा वो बच्चे बनाते थे सभी को। आज भी ऐसे प्रयोग हैं, मैंने भी वो थेरेपी की हुई है कि पूरा बच्चा बन जाता है व्यक्ति, बच्चों की तरह हो जाना है। और तब हमें पता चलता है कि ये जो बड़े हुए, हम अपने को बड़ा महसूस करते हैं ना, वास्तव में हम अभी भी बड़े नहीं है। जब हम बचपन में उतरते हैं ना, तब हमें पता चलता है हमारे भीतर अभी बहुत सा बचपन शेष है, जिसमें हमें बचपन में वो चीजें की नहीं जो आज भी करने की इच्छा होती है। अब देखो 50 वर्ष का आदमी पतंग उड़ा रहा है बीकानेर में और बाहर भी सब जगह। अब क्या मिल रहा है उसे पतंग उड़ा के? थोड़ा जरा सोचिए कि पतंग उड़ा रहे हैं, क्या मिल रहा है? लेकिन बचपन शेष है, उसका आनंद आता है। होली भी बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं, आनंद आता है। तो हम ये गलत फहमी में ना रहें कभी भी कि बचपन हमारे से चला गया है। हमारी उम्र जरूर बढ़ गई है, हम भले ही 40 के हो गए, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 35 के हो गए, जितने भी हो गए, उम्र जरूर बढ़ी है। लेकिन कभी इस गलत फहमी में ना रहना कि आपका बचपन चला गया है। बचपन की बहुत सी चीजें आज भी हैं हमारे भीतर, और जब तक हम बच्चे दोबारा नहीं बनेंगे तब तक वो चीजें निकलेंगी नहीं। तो ऐसी थेरेपी है जो बहुत प्यारी थेरेपी है, बॉर्न अगेन नाम से है। इसी तरह एक मिस्टिक रोज, जैसे इसमें हंसना ही हंसना, 3-3 घंटे तक हंसते रहिए। 7 दिन तक मित्रों, 3-3 घंटे तक हंसना, 7 दिन तक, और फिर 7 दिन तक 3-3 घंटे तक रोना। ओशो कहते हैं इन चीजों को, हंसने रोने से सारी चीजें आपकी निकलने लगेंगी जो अंदर दबी पड़ी हैं। हंसने के माध्यम से निकलेंगी, रोने के माध्यम से निकलेंगी। तुम तो बस करते जाओ। और जब वो थेरेपी की जाती है और लास्ट के 7 दिन तक फिर 3-3 घंटे मौन होता है वो व्यक्ति, तो वो मौन सहज ही आता है। जब इस तरह से हम इतना ज्यादा कर लेते हैं सब कुछ, इतना तो अंदर कुछ रहता ही नहीं, तो फिर मौन सहज ही घटित होता है। फिर किसी संत के पास जाकर के और सीखने की जरूरत नहीं है कि ध्यान क्या होता है, कि आंख बैठ के ध्यान करो, सांस अंदर लो और बाहर लो, तेज लो धीमी लो, यूं करो। अरे अंदर की चीजें बाहर निकाल दो, जो भी दबा पड़ा है उसको बाहर निकाल दो। आप अपने आप ही शून्य होने लगेगा, अपने आप ही मौन आने लगेगा। मौन तो अंदर ही दबा पड़ा है, तो मौन अंदर ही है, बाहर कहीं से नहीं लाना है। बस चीजें बाहर, अंदर जो अवरोध पैदा हुए हैं, हमारी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाना है। और बाधाएं क्या है? गालियां दबी पड़ी हैं, चीखना दबा पड़ा है, रोना दबा पड़ा है, हंसना दबा पड़ा है। कभी हंसने की इच्छा हुई तो किसी ने डांट दिया, ऐसे क्या गैलों की तरह हंस रहा है, पागलों की तरह हंस रहा है, तो हंसना रुक गया। वो सब बचपन की दबी हुई चीजें हैं। हंसने भी हम नहीं देते हैं बच्चे को पूरा। अगर बच्चा खिलखिला के हंसता है स्कूल में, तो मास्टर जी कह देते हैं चुप नालायक, ऐसे हंसा जाता है। हम लोग, वो उसके तो दब गया, मास्टर जी को कुछ कह नहीं सकते। ऐसे जोर जोर से रोने लगा किसी बात पर, तो अपन रोने को तो बहुत जल्दी रोकते हैं, रोने को बहुत जल्दी रोकते हैं। कि रोने को तो ऐसा सोचते हैं, अरे पड़ोसी क्या देखेगा, सोचेगा बच्चा रो रहा है। ट्रेन में मैंने देखा बहुत लोग बसों में ट्रेनों में बैठे रहते हैं, बच्चा रोने लगता है तो इतना वो असहज हो जाते हैं उनके माँ बाप कि अरे ये बच्चा रो रहा है। अब लोग क्या सोचेंगे, इस बच्चे को इन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं, ये बच्चा तो बड़ा बदतमीज है, ये माँ बाप तो कुछ सिखाते ही नहीं है। तो वो माँ बाप भी बड़े सभ्यतावश वो बच्चे को जबरदस्ती रोकते हैं रोने को, कि चुप रहे चुप रहे, और वो बाप भी परेशान हो जाता है। मैंने तो कई बार ये जीवंत उदाहरण देखे हैं कि बाप इतना परेशान हो जाता है कि बच्चा रो रहा नहीं है, अब ये बैठे लोग क्या सोचेंगे। अरे तो बैठे लोगों की क्यों चिंता करते हो, बच्चा उनसे ज्यादा बढ़िया है। जो बैठे हुए लोग हैं वो ज्यादा कोई बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली या बहुत ज्यादा समझदार हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो रोना दबा पड़ा है, हंसना दबा पड़ा है। ऐसे है, मेरे बच्चा भी बचपन रोता था तो मैं उसके रोकता नहीं था, जितना रोना चाहता था। भूख के कारण नहीं रोए, बस इतना ज्यादा कोई शारीरिक तकलीफ ना हो, लेकिन गोदी के लिए रो रहा है तो नो,
फिर उसको नहीं लेना ही नहीं है गोदी। रोना है तो रोते रहो, प्यार करते रहो, लेकिन उसकी हर फरमाइश को पूरा ना करें। तो ऐसी चीज़ें बहुत से प्रयोग ओशो ने बताए जो हमने भी जीवन में इम्प्लीमेंट किए और देखा, और मैंने स्वयं करके करके देखे। तब मेरे को महसूस हुआ कि ये जो शहर के अंदर की, हमारे शहर के अंदर की होली है, ये असभ्यता का निशानी नहीं है, ये किसी तरह की अश्लीलता नहीं है, यहाँ किसी तरह के फालतू लोग ये नहीं कर रहे हैं। ये जो लोग कर रहे हैं ये वास्तव में एक बहुत गहरी संस्कृति है, बहुत समझदार लोगों द्वारा कोई संस्कृति ऐसी बनाई गई है, ऐसा कोई परंपरा बनाई गई है, और उसके परिणाम अगर ठीक ठीक ढंग से होली को किया जाए, पूरी मस्ती से किया जाए, पूरे आनंद के साथ किया जाए, तो मेरे ख्याल से जो राम राम का दिन होता है वो बहुत गहरे ध्यान का ही दिन होता है। और ऐसे देखा है मैंने कि यहाँ जो शांति व्याप्त होती है राम राम के दिन, वो ध्यान की ही शांति है जो ओशो के ध्यान से प्राप्त होती है। वैसी ही शांति यहाँ राम राम के दिन, वहाँ 24 हर महीने 12 महीने होता है ऐसा, यहाँ कुछ दिन होता है। तो वो ध्यान के प्रयोग हैं, वो एनलाइटन मैन द्वारा बनाए गए हैं, तो उनकी तो कुछ बात ही और है। लेकिन जो भी होली का सिस्टम भी बनाया गया है, तो पहले होता होगा कि भाई 8 दिन में, साल में बहुत होता होगा। पहले आदमी इतना ज़्यादा दमित नहीं था, तो साल में 8 दिन पर्याप्त होते थे कि 8 दिन आप खूब कर लो ऐसा, फिर आप साल भर के लिए आपकी छुट्टी, आप आराम से आनंद से जियो। तो उस समय 8 दिन पर्याप्त होते थे। अब आज के आदमी के लिए शायद 8 दिन कम होते हैं, तो ऐसे ओशो के प्रयोग ज़्यादा कारगर होते हैं जो हर दिन किए जाएं। लेकिन चलो फिर भी जितना हो रहा है, होली में जो मस्ती ली जा रही है वो भी कम नहीं है, और इस शहर के लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जो मैंने भी सीखा है, और आशा है आप भी सीखोगे। इसी आशा के साथ, और इतने प्रेम और ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।